रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल हमारा टॉपिक चल रहा है, और इसमें हमने कहा कि इसमें कुछ 3 मेन रूल्स होते हैं। पहला ऑफ बोज प्रिंसिपल, दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हुंड्स रूल। ये तीनों रूल हमें क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है, कैसे एक ग्राउंड स्टेट के एटम को हम इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगर कर सकते हैं, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उसके ऑर्बिटल्स में, ये बताते हैं। एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे इन तीनों को समझने के बाद, क्योंकि ये हमें इवेंचुअली बताएंगे। इन तीनों रूल्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझते हैं, तो इसीलिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों रूलों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप 11th में होते हैं तब आपको ये इंट्रोडक्शन दी जाती है इन रूल से, ठीक है। और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि इसके बाद आपको ये रूल्स आएंगे, ठीक है। तो जब आप 11th पास करते हैं तो 12th में या हायर क्लासेस में आपको कोई नहीं बताएगा ये रूल्स, ठीक है। एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये रूल्स आते हैं। तो अगर सिर्फ सिलेबस वाइज इन्हें ख़त्म करने की बात हो तो इनको 10-10 मिनट में इनके बारे में बात करके इन्हें ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये रूल्स आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखने हैं। इसलिए हम इन रूल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और बेसिक रूल्स जितने भी आएंगे 11th में हम उन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको बाद में इश्यूज़ ना फेस करने पड़े, आपको कोई चीज़ भूल ना जाए, आपकी जो एक बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस पे ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। सो हमने पहले ऑफबोज प्रिंसिपल की इन डिटेल बात की। ऑफबोज प्रिंसिपल क्या होता है, क्या कहता है ऑफबोज प्रिंसिपल? वो कहता है कि लीस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, और फिर कंसेक्यूटिवली जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर बचते हैं तो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में डाले जाते हैं। तो एक लोअर वाला जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट जाएगा उससे हायर वाले में, नेक्स्ट जाएगा उससे हायर वाले में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब डिलेमा ये पैदा हुआ था वहाँ पे कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कैसे डिसाइड होगा? वो बताता है N+L रूल, ठीक है। बोहर-बेरी रूल भी हमने जिसकी बात की थी, वो रूल क्या बताता है? बोहर-बेरी रूल बताता है कि अगर एनर्जी हमें फाइंड करनी हो किसी भी ऑर्बिटल की तो हम क्या करेंगे? उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर और उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर L और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N और L को अगर हम प्लस कर दें तो जो वैल्यू आती है वो बताती है कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। ओके, मान लिया। अब जिसकी वैल्यू कम आएगी वो कम एनर्जी वाला होगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 करके आ रही है, तो 2 वाले में पहले, 4 वाले में उसके बाद, 5 वाले में उसके बाद, ऐसे। लेकिन वहाँ पे फिर एक और प्रॉब्लम आ गई कि कुछ ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू सेम आने लगी। अब क्या करें? किसको कम एनर्जी वाला माने? तो उसको कम एनर्जी वाला माना जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N कम होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर एक सबशेल है या एक ऑर्बिटल है जिसकी N+L वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है, और एक है जिसकी जो हायर N नंबर में है उसकी भी वैल्यू सेम आ रही है, तो किस में एनर्जी पहले दी जाए? किसको एनर्जी कम मानी जाएगी? किसकी? जिसका N वैल्यू कम होगी। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसको पहले कंसीडर किया जाएगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, और उसके बाद फिल किए जाएंगे उसमें जो N नंबर जिसका ज़्यादा था, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया, हमें फर्स्ट रूल पता लग गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। सेकंड रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो आएगा उसकी हम आज बात करेंगे, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है हम उसकी बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे हम कि एक्चुअली में कहता क्या है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट रूल में जाएंगे और फाइनली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एटॉमिक नंबर अगर पता हो तो आप किसी भी, एटॉमिक नंबर से मेरा मतलब है अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो
किसी भी एटम के, तो इन रूल्स को यूज़ करके आप बहुत आराम से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। सो ये आपको एक नई स्किल मिल जाएगी। ये तो एक लाइफ स्किल की तरह है, जिसमें आपको लाइफ टाइम के लिए एक ऐसी स्किल मिल जाएगी जो किसी और के पास नहीं हो। जो नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट है वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिए केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन है, हायर केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझें। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। हम पहले एक स्टेटमेंट की बात करेंगे और जब हमें ये समझ आ जाएगा उसके बाद हम फाइनली एक और स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो जो स्टेटमेंट आपको ज़्यादा अच्छी लगे आप उसे याद रख लें। ओके, अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या कहता है, ये सिंपली ये कहता है कि एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन जो है, तीनों की जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके, या क्वांटम वैल्यू है तीनों की, n m l s, ये यूनिक आइडेंटिटी है उनकी। इनमें से मिनिमम एक चीज डिफरेंट होगी ही होगी। तीनों मतलब इनकी जो सेट है 4 के 4, वो किसी 2 के लिए कभी सेम नहीं होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। सेम नहीं होंगे। मान लीजिए n सेम आ जाता है, l सेम आ जाता है, ठीक है, m भी सेम आ जाता है, लेकिन s डिफरेंट होगा तब भी। या बाकी 3 सेम आ जाएं तो कोई एक फिर भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर 4 के 4 सेम नहीं होंगे। एक सेम हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, एट मोस्ट 3 भी सेम हो सकते हैं, लेकिन 4 के 4 कभी सेम नहीं होंगे। ये उसी तरह है जैसे हमने बात की थी, एक स्कूल में अगर 2 बच्चे हैं जिनका नाम सेम है, ठीक है, तो हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उन्हें आइडेंटिफाई या तो उनकी क्लास डिफरेंट होगी, या मान लीजिए अगर वो सेम क्लास में है तो उनके सेक्शन अलग होगी। मान लीजिए अगर वो सेम क्लास की सेम सेक्शन में भी हैं तो फाइनली उनका रोल नंबर अलग होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि उनका नाम भी सेम है, उनकी क्लास भी सेम है, उनकी सेक्शन भी सेम है और उनका रोल नंबर भी सेम है। ऐसा तो कभी नहीं होगा। 4 की 4 चीज़ें कभी सेम नहीं होंगी। कुछ एक चीज़ तो डिफरेंट होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो अलग है। वैसे ही एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए उनमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की 4 की 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज जो हैं वो सेम नहीं हो सकती, मिनिमम एक डिफरेंट होगी। कैसे समझते हैं? हम हीलियम एटम की एग्जांपल ले लेते हैं। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उस हीलियम एटम के अंदर कैसे एडजस्ट होते हैं हम उसकी बात करते हैं। हीलियम एटम में एक ही शेल होता है, ठीक है, n = 1 होता है उसका। तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम शेल में जाएंगे, मजबूरी है क्योंकि और शेल तो है ही नहीं। अब उस एक शेल के अंदर शेल नंबर 1 के अंदर एक ही सब शेल होता है, s, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n वैल्यू भी सेम आई और s वैल्यू किससे मिलती है हमें, यानी सब शेल वैल्यू किससे मिलती है? सब शेल वैल्यू हमें मिलती है l से, एजिमुथल क्वांटम नंबर से। इसका मतलब उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का l वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि वो दोनों s सबशेल में जा रहे हैं और s सबशेल के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है ना। तो 2 चीजें तो सेम आ गई अभी तक। अब क्या होगा, जो m वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, या कितने ऑर्बिटल, कौन कौन सी ओरिएंटेशन हो सकती है ना। हमें यह भी पता है कि s सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, s, जिसकी कोई और ओरिएंटेशन नहीं होती, वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। इसका मतलब वो 2 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर सकता है और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे? फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे m = 0 में। अब देखो, n भी सेम हो गया, l भी सेम हो गया और m भी सेम हो गया, क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं थी जाने की। लेकिन अब डिफरेंस आएगा, s क्वांटम नंबर, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। हमने वहां पे बात की थी कि जो स्पिन है वो कभी भी
दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही ऑर्बिटल में है उनका s यानी स्पिन कभी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे मैग्नेटिक वाइज, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी अगर वो सेम स्पिन की तरफ घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस नहीं होगी। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस करने के लिए दोनों अपोजिट स्पिन में जाते हैं, और यही रूल भी है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, ये रूल है, ये प्रूव किया हुआ रूल है, ठीक है। तो s जो है यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, एक पॉजिटिव स्पिन लेगा और एक नेगेटिव स्पिन लेगा एक दूसरे को बैलेंस करने के। तो एक ऑर्बिटल में, ठीक है सुनिए, अब एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, पहला रूल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन होगी, एक प्लस स्पिन वाला होगा एक माइनस स्पिन वाला होगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के एटम में थे, सेम शेल में है, सेम सब शेल में है, सेम ऑर्बिटल में है, लेकिन स्पिन डिफरेंट है, ठीक है। s एक की पॉजिटिव स्पिन होगी एक की नेगेटिव स्पिन होगी, यहाँ पे इसका डिफरेंस आ गया। सो हमें एग्जाम्पल से पता लग गया कि कम से कम एक नंबर जो है क्वांटम वो अलग होगा ही होगा, ठीक है। वैसे ही अगर 3 इलेक्ट्रॉन वाला लिथियम की हम बात कर लें, अब आप उसका खुद निकाल के देखें, जो ये टेबल है अगर आप उसके लिए खुद बनाएं, उसके लिए n, l, m और s वैल्यूज़ निकालें, उसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n इज इक्वल टू 1 में आएंगे, और जो थर्ड वाला है वो n इज इक्वल टू 2 में आ जाएगा। फिर उसमें हम l वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी l वैल्यू कैसे निकलती है, 0 टू n माइनस 1 इस तरह वैल्यू निकलती है। और किसी एक पर्टिकुलर सब शेल के लिए वो वैल्यू कैसे निकलती है, वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 हो सकती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। तो हम उसमें l वैल्यू निकाल देंगे, फिर हम m वैल्यू निकाल देंगे और फाइनली s वैल्यू निकाल देंगे। तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि जो क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का वो कभी भी सेम नहीं होगा, वो हमेशा डिफरेंट ही आएगा, ओके। तो ये हमारा रूल जो है एक एस्टैब्लिश हो जाता है यहाँ पे। इसी रूल को अगर हम बहुत सारे एटम्स पे अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे एटम होंगे ना, लिथियम से आगे चलते रहेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, हमारे पास तो 118 अलग तरह के एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में। जब हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि 118 तरह के हमारे पास एलिमेंट हैं। तो 118 तरह के एलिमेंट का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो एक वास्ट रेंज पे जब हम क्वांटम नंबर अप्लाई करके अगर हम एक टेबल बना दें, तो हम टेबल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिडक्शंस की बात करेंगे। तो हमें क्या पता लगेगा, जो s सब शेल है वो एक ही ऑर्बिटल होता है उसमें, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। p सब शेल जो है उसमें 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, और 3 ऑर्बिटल, अगर 3 अलग तरह के ऑर्बिटल हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेंगे, 2 इंटू 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें। d सब शेल 5 ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि 5 2 10। फिर वैसे ही f g h, f में 7 ऑर्बिटल्स, g में 9 और h में 11 ऑर्बिटल। तो अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। या ये तो याद रखने वाली बात है। इनको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जो शेल नंबर होता है या नंबर ऑफ सब शेल्स जो होते हैं ये ऑड नंबर में होते हैं। s में 1, p में 3, d में 5, f में 7, g में 9 और h में 11, ठीक है। तो अगर आपको सब शेल नंबर याद हो जाएगा तो आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में। तो ये इसको जनरलाइज करने के लिए हम एक फॉर्मूला दे सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं अगर वो निकालना हो तो हम क्वांटम नंबर यूज़ कर सकते हैं। हम अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्क्वायर कर दें
उस सबशेल के लिए, तो हमें मिल जाएगा कि उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेकंड शेल का कोई ऑर्बिटल है या सेकंड शेल का कोई सबशेल है, हमें बताना है कि उसमें ऑर्बिटल कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो उसमें 4 ऑर्बिटल्स होंगे उस सबशेल में। वैसे ही अगर हमें एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें ऑर्बिटल में तो पता है 2, ठीक है, और हमें सबशेल में भी पता है कि जितने ऑर्बिटल होंगे मल्टीप्लाई बाई 2। लेकिन अगर एज ए होल शेल की बात करें, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके भी एक जनरलाइज फॉर्मूला ये दे देता है, वो होगा 2n²। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया। ऑर्बिटल्स पता करने के लिए किसी भी सब शेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, n², और एक शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 2n²। एज सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल। अगर हमें सेकंड शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, n = 2 गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2n² = नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। अगर हम डायग्राम बनाएं इसकी, तो n = 2, L जो है सेकंड शेल के लिए वो 2 वैल्यूज हो सकती हैं उसकी, 0 और 1। 0 किसके लिए होगी, S सब शेल के लिए, और 1 किसके लिए होगी, P सब शेल के लिए, है ना। और M वैल्यूज क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं +L to -L, मतलब 0 वैल्यू होगी S के लिए, वो हमें पता है, S की L वैल्यू 0 होती है, और जो P होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर हम देखें L वैल्यू निकालें तो वो P के लिए हो सकती है +1 0 और 1, और S के लिए तो सिर्फ एक ही होगी, 0, है ना। तो S में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ, और 2p में 3 हमारे पास ओरिएंटेशन है, तो px में 2, py में 2 और pz में 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने ये भी देख लिया कि 8 इलेक्ट्रॉन तो निकले, लेकिन अब इस डायग्राम से हमें ये क्लियर हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे एडजस्ट होते हैं सेकंड शेल में। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझने की। फर्स्ट स्टेज में हमने समझा कि शेल्स में कैसे आते हैं, सेकंड में हमने देखा कि सब शेल्स में कैसे आते हैं। जो थर्ड हमारा रूल होगा वो हॉर्न्स रूल होगा, हम उसकी बात करेंगे कि वो क्या बताता है। फिलहाल आप, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप इसे रिव्यू करें। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये टॉपिक बताया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है इसमें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप इसे रिव्यू करें, या अगर आपको फिर भी डाउट है तो हम उसे किसी डाउट क्लास में ज़रूर क्लियर करेंगे। लेकिन आई होप कि बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया गया है और आपको ये समझ आया हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हॉर्न्स रूल में, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे हम। ओके, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Make your parents proud. Thank you.